कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता है। आप सब वही जानना चाहते हैं जो मैं जानना चाहता हूं। प्रदीप सिंह जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं, मेट्राइस के डायरेक्टर हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मुझे लगा था आप वहीं घूम रहे होंगे, आप जो है दिल्ली में हैं। नहीं घूम रहा था, इसीलिए आपसे 3 दिन मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए बहुत टेंशन है। मैं सारी कॉफ़ी अपनी प्रोग्राम से पहले ख़त्म कर चुका हूँ। सर हालत ये हो गई है, हर आदमी को एक ही बात जानी है, बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल कौन जीत रहा है। कहीं चले जाइए आप, जैसा डॉक्टर होता है ना सर, वो शादी में चले जाए चाहे किसी के मरे में चले जाए, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। सर बड़ी जलन सी रहती है, ज़रा देखिए कुछ उठते ही हरारत हो जाती है, कहीं भी हो जाए। ऐसे ही हमारा साथ हो रहा है। कहीं चले जाइए आप, बंगाल में क्या हो रहा है ये बता दीजिए। हम यहाँ से उठते हैं सर, प्रदीप जी को इनका निश्चित जैसे ही लग जाता है हम भी मान के चल देते हैं। बाहर जाते हैं, कोई और टकरा जाता है, वो कहता है ना बिल्कुल भी नहीं, कैसे सोच रहे हो तुम ऐसा कि बीजेपी जीत जाएगी। सुबह से शाम में 10 लोग अलग अलग बात करने वाली मिलते हैं। वही लोगों के साथ हो रहा है, वही हमारे साथ। सर दुविधा दूर कीजिए, ये बताइए क्या हो रहा है। देखिए हमारी दुविधा तो बहुत पहले दूर हो चुकी है। लोगों की मैं नहीं कर सकता, वो 4 मई को होगी। उससे पहले कुछ भी बोल दें, हम बोल दें, आप बोल दें, आलोक जी बोले, मनोज बोले, उनकी दुविधा नहीं दूर होनी है। आपके निश्चित से थोड़ा वो उसमें थोड़ी वो आती है, एक डेफिनेटली मिल जाती है। हाँ, उसके कारण हैं। 4 मई को बताएंगे कि हमने किस कारण से कहा, ये जो बातें कही, जो निश्चित बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो देखिए अनुमान तो किसी का भी सही गलत हो सकता है, लेकिन सवाल मेरी नज़र में है कि आपका कन्विक्शन क्या कहता है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आप सच बोल रहे हैं या सच को दबा रहे हैं या झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसको भी गलत सही, कोई फिर कह रहा हूं, कोई भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो कहिए कि ऐसा हो रहा है। ठीक, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो बोलिए कि नहीं हो रहा है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन परिवर्तन जब आता है तो पहली बात यह है कि विश्वास नहीं होता, और बड़ा परिवर्तन आता है तो और ज्यादा विश्वास नहीं होता। असल में स्टेटस को बदल जाए, ये हम सब मतलब मनुष्यों का स्वभाव है, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस जो है सत्ता से इस तरह से बाहर हो जाएगी, आप अगर आज से 15-20 साल पहले किसी से कहते, कौन कहता। लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बना लेगी, ये बीजेपी का कोई नेता आपको नहीं बताता। लेकिन ऐसा हो गया। तो परिवर्तन तो होता है, और जब परिवर्तन होता है किसी बड़ी जगह पर, बड़ी जगह से मेरा मतलब है यथास्थिति जहां बहुत लंबे समय तक एक जैसी रही हो, तब उस पर विश्वास करना मुश्किल। तो सर वो तो थोड़ा वो और ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो चीज आपको दिख रही है, अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो वो फिर सबको विजिबल होना चाहिए। नहीं होता है, क्योंकि आप उस तरह से देखना नहीं चाहते। 77 में सबको दिख रहा था कि जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस जा रही है, लेकिन ऐसे मानने वालों की बिल्कुल कमी नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या में थे। अरे कांग्रेस हार नहीं सकती, सीटें कम हो जाएंगी, जनता पार्टी कैसे जो सरकार में आ जाएगी। 4-5 पार्टियों को जोड़ के ये आपस में लड़के मर जाएंगे, चुनाव में एक दूसरे को सैबोटेज करेंगे, जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। इमरजेंसी जैसी जो है त्रासदी से निकलने के बाद जनता का मूड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नासमझ है, इसका मतलब है आप समझना नहीं चाहते। आप अगर दिन को दिन नहीं कहना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप चाहते नहीं कि दिन हो। तो वही स्थिति पश्चिम बंगाल की है। मेरे हिसाब से अभी तक जो कुछ मैं देख रहा हूं उसमें परिवर्तन निश्चित लग रहा है। इट इज एज क्लियर एज डे एंड नाइट। बिल्कुल कि टीएमसी जा रही है और बीजेपी, हाँ बिल्कुल जा रही। ये जो संख्या आ रही ना कि 130 पे रुक जाएंगे, हाँ, कि 135 कितना पे जाएंगे। पहले में 130 भी लिया, 110 लिया होगे, 100 लिया होगे, तो भी 40 चाहिए अगले में। पश्चिम बंगाल का आप इलेक्टोरल रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी मैंडेट आया है क्लियर आया है। शायद मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 69 में जो है
वो क्लियर नहीं था शायद, क्योंकि उसके बाद वो सरकार बर्खास्त हुई, फिर 71 में चुनाव हुआ। लेकिन आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में मेरा मानना है कि 1962 के बाद से पहला फ्री एंड फेयर और सबसे बड़ी बात शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। अभी हालांकि परसों सेकेंड फेज का मतदान बाकी है, लेकिन पहले फेज का देखने के बाद और जो माहौल बना हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, ठीक है सर, कि लोगों को बोलने में संकोच नहीं हो रहा है। हाँ, वो खुल के बोल रहे हैं। वो खुल के बोल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो परिवर्तन चाहता है वो खुल के बोल रहा है, जो नहीं चाहता है वो भी खुल के बोल कलकत्ता रहा में है। बोल रहे हैं लोग, आराम से बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है वो डर निकल, ये इलेक्शन कमीशन का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा योगदान है कि मतदाता के मन से डर निकाल दिया। तो सर, जो आपने कहा ना शुरुआत में कि जो दिख रहा है वो बोलो, डरो मत, अगर आपको दिख रहा है भय कि नहीं भरोसा। बीजेपी हार रही है तो आप बोलिए हार रही है। आप मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? नहीं, सारी बातें, अरे भाई, आपसे बात हो जहां रही है। देखना है सर, इनको देखना है। जो दिख रहा है वो बोलिए मनोज जी, देखिए, मैं तो संकोच मत कीजिए। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ आपके कार्यक्रमों में आकर, जब कोई नहीं बोल रहा था तब भी मैंने बोला था कि इस बार के बीजेपी के लिए बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे मैं उसको बताता भी गया कि क्यों बेहतर होते जा रहा है। सेकेंड फेज में जो कंफ्यूजन बना हुआ, जो लोग ये कर रहे हैं 18 से 28 जाएंगे, 48 जाएंगे, जो प्रदीप भैया जिस शंका को कर रहे थे कि लोगों को क्यों नहीं विश्वास हो रहा है, वो शंका हर लोगों का बना हुआ है। अब बना हुआ जैसे अब है कलकत्ता के ले लें हम, कलकत्ता शहरी वोटर हैं और कहिए कि एक सभ्य सोसाइटी भी है वहां पे, सब 11 की 11 सीट टीएमसी जीत चुकी थी। हम 2021 का भी देख रहे हैं, 2024 का भी देख रहे हैं, वहां पे कुछ इस तरह का बीजेपी गेन करते हुए नहीं दिखी पार्लियामेंट के अंदर भी। तो लोगों का शंका बन रहा है कि भैया आप कलकत्ता से कैसे ले आएंगे। लेकिन हम लोग जब आंकड़े कर रहे थे तो उसमें तो दिखा कि नहीं, कलकत्ता में बीजेपी गेन करेगी, लेकिन जो उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं एक बड़ा गेन होना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा था। तो यहां पे आके शंका बनी। अब 2-3 चीजें आपको बता रही आज लेकर आया था कि क्या है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो लिखा है ये वही पढ़ें। नहीं, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका था। अब देखिए, नादिया जो सीट है, 17 सीट थी 2021 में, 8 और 9 का रेशियो, टीएमसी 8 बीजेपी 9 जी। अब कहा जाता है कि नादिया जो जीतेगा वही जीतेगा, लेकिन पिछली बार तो नादिया बीजेपी जीती थी। यदि 9 का ले हम आंकड़ा तो उसका वो हुआ था, नहीं हुआ। एक नादिया ही तो जीती थी, बीजेपी जीती थी। अब क्या हुआ, 2024 में आए तो 6 चली गई टीएमसी, 11 ये चले गए, यानी कि बढ़ोतरी हुआ। अब इस फेज में क्या होता है हम उस पे जाएंगे। तो एक उम्मीद यहां पे बीजेपी को माने मैं कहूंगा कि उम्मीद है कि यहां से हम गेन करें। जो हमारी 9 सीटें आई थी, इसको हम 12 ले जाए कि 14 लेकर इसको देखने के दोनों तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जैसा आपने बताया भी कि कितना बढ़ेगी, एक तरीका ये है। दूसरा, मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, अगर वही ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, हुगली टीएमसी 14 बीजेपी 4, हावड़ा टीएमसी 16 बीजेपी 0, कोलकाता नॉर्थ टीएमसी 7 बीजेपी 0, कोलकाता साउथ टीएमसी 4 बीजेपी 0, नादिया का आपने बताया, नॉर्थ 24 परगना टीएमसी 28 बीजेपी 5, साउथ 24 परगना टीएमसी 30 बीजेपी 0, पूर्वी वर्धमान टीएमसी 16 बीजेपी 0। ये स्कोर कार्ड है बीजेपी का सेकंड फेज की 142। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हर जगह बढ़ने का स्कोप है। हाँ, नहीं, लेकिन बता रहे कि जहां से इनको अधिक सीटें लेकर आनी चाहिए बीजेपी का, मैं उस चीज को कर रहा हूं। जैसे नादिया का मैंने आपको बताया कि वहां गेन करना चाहिए। कलकत्ता का मैंने बताया कि कलकत्ता 11 में कम, कितनी आ जाएंगी? 0 अभी एक भी नहीं है, अभी एक भी नहीं है। तो वहां पे गेन 50% का हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार बीजेपी का 50% वहां पे आएगा, यानी कि हम 11 में से 5 या 6 का हम उम्मीद कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ 24 परगना, ये 64 सीटें हैं। 24 परगना में जाइए, जिसमें एक देखिए टीएमसी 28 जीती थी, 2024 के यदि पार्लियामेंट में आएंगे तो वो 25 पे आ गई थी, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर भी घटा था इनका। बट मार्जिनल है ना ये सब कुछ। नहीं, मार्जिनल नहीं है, ये संकेत देता है असेंबली वाइज कि क्या अगली बार ऐसा होगा। और यहां भी हमें, जैसे मैंने मुझसे पूछिएगा तो यहां पे बीजेपी टीएमसी से ज्यादा बेहतर कर आगे भागेगी। कितना? मतलब अब 18 थी पिछली बार, आप क्या दुगना पे जा सकती है? दुगना से बनता नहीं कुछ उनका। पहले फेज में कितना कर नहीं, लेकिन अब आगे 148, 150 चाहिए सर। अब आगे आइए, अब आगे आइए, अब आ जाइए हावड़ा में 16 सीट, जहां से बीजेपी को गेन करना चाहिए। 16 की 16 सीट बीजेपी टीएमसी जीती हुई थी। हाँ। अब इस हावड़ा में जो अभी स्थिति दिख रही है और जो जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं और जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि 10 सीटें बीजेपी लेकर चली आए। ये परसों के पोल पे है। तो ये बड़ी जीत आपको दिखेगा। आप चले जाइए
पूर्वी बर्धमान में चले जाइए, 16 की 16 सीट टीएमसी जीती हुई है। ठीक। लेकिन इस बार वो परिस्थिति टीएमसी के लिए नहीं है। तो हमारा कहना यही है कि अब इस सब को जहां पे गेन करते हुए दिख रहा है, तो ये गेन करते हुए 40 सीटों का कभी कम से कम आंकड़ा दिख रहा है। 40 और पिछला का हम यदि ले लें, दोनों को मिलाकर ये 50 से ऊपर चला जा रहा है सीट का, 150 के ऊपर। हाँ नहीं, नहीं, इसी में जो 18 पहले पाए हुए थे और अभी का हम ले उसके लेते हैं, ऊपर 40 कह रहे हैं। हाँ, ऊपर 40। अच्छा, उसके तो ये ऊपर 58 के करीब चला जा रहा है। 58 के करीब आ गया। यदि यही आंकड़ा, यदि मैं जो अनुमान लगाया हूं और मुझे जो लग रहा है, यदि ये आंकड़ा आएगा तो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कठिनाई क्या होता है कि जब कोई नई पार्टी आती है, नई पार्टी मत कहिए, जो पार्टी विनिंग होती है, इतना बड़ा लहर उसके लिए नहीं दिखता। 55 से 60 सेकंड फेज में बीजेपी के लिए पॉसिबल है 55 टू 60। तो ये स्थिति है कि इस पे क्या होगा कि यहीं से बीजेपी यदि ये आंकड़ा लेकर चली आई तो बीजेपी बहुत अच्छे पोजीशन में रहेगी बंगाल में। फर्स्ट फेज 90 के अराउंड करे स्ट्राइक, हाँ। और दूसरे फेज में आप कह रहे हैं जी, 55-60 के बीच में। इससे ज्यादा बेहतर 50 और 60 से ऊपर जाते हुए मुझे बीजेपी वहां पे सेकंड। चलिए, तो आपने एक ठीक है, एक क्लियर बात आपने बताई समझ में, कि इससे कुछ थोड़ा दोनों फेज का कैलकुलेशन समझ में आया। सर देखिए, मुझे तो मैंने उस दिन भी अभी कहा था कि एक तो 29 को कितना लोग निकल पाते, ओके, वो जो डर की बात है, और दूसरा जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और अमित शाह की जो जितना उन्होंने रोड शो किया, रैली की, उसको देख करके जो उत्साह दिखता है, हम जैसे मैं तो वहाँ नहीं गया, ये मनोज जी गए हैं, इसलिए इनके और कलीग जबरदस्त है सर वो जबरदस्त, उसको देख करके देखिए इतने दिनों से ऑब्जर्वेशन हम लोग रहा है, और वो भीड़ ऐसी नहीं है। एक तो होता है प्रायोजित भीड़, वो भी हम लोग आप जानते हैं कि कैसे वो प्रायोजित भीड़ नहीं दिखती जिसका उत्साह दिखता है। वो यदि उसको वोट में कन्वर्ट होता है तो मनोज जी जो कह रहे हैं वो आप 150 पहुंचने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले फेज में 93% पोलिंग के बाद आपको अभी भी डाउट है कि इस फेज में वोटिंग कम होगी? नहीं, वोटिंग कम नहीं हो, मतलब जैसे कलकत्ता है या दूसरे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग डरा के गए, भाई तुम निकलोगे, तुम कल रहना है कि नहीं तुमको यहाँ पर। जो वैसे तो इन्होंने बार बार, अमित शाह जी ने कितनी बार कह दिया कि भाई देखो मैं आके इनको सबको ठीक कर दूंगा, उल्टा लटका देंगे, वो है आश्वासन तो दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस फोर्स भी एक्स्ट्रा बुलाया गया है। नहीं, ये भी कहा कि 7 दिन बाद पोलिंग के तक सीआरपीएफ यहीं रहेगी। हाँ, ये भी कहा है आज। उससे मुझे लगता है कि जब वो दे पाएंगे तो निश्चित रूप से इन जो सेंसिटिव एरिया, और दूसरा महिलाओं का जो वोट मिलेगा, जिस ढंग से भावनात्मक रूप से जोड़ा है मोदी जी ने, मेरा ख्याल है इतनी ताकत उन्होंने कभी भी अपने राज्य और कहीं नहीं लगाई। मतलब हम भी उतने सालों से उनको भी फॉलो कर रहे हैं, इलेक्शंस का देखा है, लोकसभा इलेक्शंस में भी उन्होंने वो नहीं किया। हाँ, ये ठीक है कि जो ममता बनर्जी का बिल्कुल ही ऐसा कमिटेड वो है, या जिन्होंने फिर भी अभी भी बोगस नाम रखे हों, आप देखिए ऐसा कहना कि सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने ठीक कर दिया होगा, कितना ही करे, वो एक होता है। लेकिन हाँ, दूसरा परसेप्शन जरूर मैं कहूँगा आपको, दिल्ली में जैसे अभी आपने कहा ना, कहीं जाए परसों जैसे एक दिन में थे डॉक्टर्स जिनका कोई मतलब नहीं है, 2 वर्ष बहुत सीनियर डॉक्टर इंडिया के और बुजुर्ग हैं, उनका ये कहना, अरे सर ऐसा कुछ जो निर्णय किया इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया इसलिए लोग नाराज होकर वोट नहीं डालेंगे। अब उनको ये परसेप्शन बना दीजिए आप कि साहब जैसे इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिए हैं, सब कुछ गलत हो गया है, कुछ उसका नुकसान हो सकता है। दे आर नॉट एंटी मोदी, मतलब वो हर चीज़ से अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सही काम ये किया है कि काफ़ी हद तक ऐसे नाम काटे हैं जो गड़बड़ हों, चाहे वो हिंदू हों। ये बार बार जो यही में ये जो प्रचार किया गया ना कि साहब मुसलमान नाम काट रहे हैं, बांग्लादेशी का नाम तो कटेगा ना भाई, वो तो उसके लिए तो गए। दूसरा एक बात मैं अभी फिर से कहूँगा, जो लोग शायद हमारे कई प्रदीप जी भी नहीं माने, मुस्लिम आज भी जो अमित शाह जी ने क्या कहा, हम यहाँ वो कानून लाएंगे 4 शादियाँ नहीं कर सकेंगे। वो मुस्लिम महिलाओं का असर बार बार मैं कहता हूँ पिछले इलेक्शंस का, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई वो 15% मिले, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को लगता है चला वो जो उससे परेशान है, जो साइलेंट है, वो अंदर जाकर चाहे वो बुर्का पहन के जाएंगे, यदि वो वोट डालेंगे तो क्या उससे भी एक साइकोलॉजिकल जो असर हो रहा है। मेरा मानना है कि मुस्लिम को भी ये मान के चलिए कि सारे मुस्लिम तो इतना वोट उधर डालने वाला है। देखिए ऐसा भी नहीं है ना कि बंगाल की महिलाएं वो ममता से कम्युनिस्टों से, एक दिन पहले पिछले हफ्ते मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, ममता और कम्युनिस्टों के समय में भी मुस्लिम महिलाओं पर बड़ी ही जातियाँ हुई हैं जी, उनके साथ जो भी उनके लिए जो अच्छा काम होना था नहीं हुआ, जितने योजनाएं कही गई, इस दृष्टि वो से जो आप कह रहे हैं वो हर इलेक्शन में बात होती है अब, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसको ना मान के चला जाता है कि भाई हाँ, कितना मुस्लिम महिला वोट लेकिन जब हिंदू तो पूरा दे रहा है ना, हाँ, हिंदू महिलाएं यदि पूरी भावनात्मक रूप से, चाहे आप माँ दुर्गा के लिए कहिए, जितना जाके मंदिर में गए हैं, गंगा, हाँ वो सब कुछ किया वो तो, लेकिन जो आपने अभी भी कहा कि अभी भी अगर लोग डर के मारे वोट ना डालने जाएं, इतना कहने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की इतनी सख्ती के बावजूद
प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बार बार एक ही चीज़ पे इम्फेसाइज करने के बावजूद कि भाई डरिए मत, तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात हो रही थी अभी ब्रेक से पहले, हम लोग प्रोग्राम में आ रहे थे, कुछ जगह अभी भी ये बात चलती है कि भाई लोग हैं पूछने वाले जो पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो, किसको वोट दोगे इस बार, तो आदमी थोड़ा संकोच में आ जाता है। दूसरा जो ये वोटिंग परसेंटेज वाली बात है सर, तो अभी एक मनोज जी जैसे ये गणितज्ञ चुनावों के वो मिले, तो उन्होंने कहा कि पिछले फेज में जो आप देखें, अगर एसआईआर का इफेक्ट हटा दें, अगर एसआईआर की वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितने परसेंट वोट कटे उसको अगर आप एडजस्ट कर लें वोटिंग पोलिंग परसेंटेज में, ओवर एंड अबव एसआईआर 4% एक्स्ट्रा पोलिंग हुई है, मतलब 4% अतिरिक्त मतदाता निकला है पिछले चुनाव की बनिस्बत। वो असल की है, वो 4% किसका है, उसमें किसका कितना है, सो वो परिवर्तन वाला होगा आपके हिसाब से? नहीं, और किसका होगा? स्टेटस को के लिए होता तो पिछले चुनाव में भी वोट देता। अगर ममता बनर्जी का समर्थक होता, उनकी सरकार बनाना चाहता, तो पिछले चुनाव में भी वोट देता। इस बार निकला है जो ज़्यादा, जो पिछली बार नहीं वोट दिया था, तो वो ममता बनर्जी के लिए मुझे नहीं लगता कि निकला है। जाहिर है कि उसके मन में कुछ है बदलने का, तब वो निकला है। वो सफल होगा असफल होगा 4 मई को पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार परिवर्तन का जो मुद्दा है या उसकी जो बात है वो ज़्यादा सुनाई दे रही है। कम से कम कितना होगा वो तो बाद की बात है, फिर कह रहा हूं, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, ये बोलने वालों की संख्या 21 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 21 में कहाँ, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, जो बीजेपी का वर्कर हो और बड़ा कमिटेड वोटर हो उसकी बात छोड़ दीजिए, वो भी बोलने में संकोच करता था, डरता था। आज ये बोलने, मतलब कोलकाता शहर में बोलने वालों की कमी नहीं है, ऐसा बोलने वालों की कि परिवर्तन होना चाहिए। आपको लगता है उतना वोट पड़ जाएगा जितना पिछले पहले फेज में पड़ा है? मतलब आधा 1% का कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन वोट पड़ेगा, उतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है, जो लोग हैं खासतौर से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, वो अपने वोट की कीमत जानते हैं। वो वोट देते रहे पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार वोट देंगे, लेकिन जो डर के मारे नहीं देते थे वो भी इस बार देंगे। तो जो डर निकला है वो परिवर्तन का वोट है, क्योंकि अगर वो परिवर्तन का वोट नहीं होता तो फिर उसको डर किस बात का? जो ममता बनर्जी को वोट दे रहा है उसको क्यों डर लगेगा? डर तो उसको है जो उनके खिलाफ वोट देना चाहता है। तो उसके मन से अगर डर निकल गया है तो जाहिर है कि वो परिवर्तन के लिए ही वोट दे रहा है। ममता जी ने तो पुलिस को चेतावनी दे दी कि ये सब चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है, तुमको जलपान हम ही कराएंगे। भाई उनकी सत्ता का आधार वही है, डर पैदा करना, धमकी देना, ब्लैकमेल करना। क्या क्या नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बोला है उन्होंने, उसके मतलब कोई चीफ मिनिस्टर देश में, मतलब 80 साल में कोई आपको मिला जो जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है का घेराव उसके राज में हो जाए और एक बार उसकी निंदा की कि नहीं ये बहुत गलत हो गया, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। संदेश खाली, आरजी कार, किसी मुद्दे पर आप बताइए कि ममता बनर्जी ने कहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जिन लोगों ने किया है उनको सजा दिलाएंगे, तो इस सब का कोई असर ही नहीं होगा पूरे समाज पर, सब कुछ यथावत चलता रहेगा। तो फिर तो भाई इस प्रदेश का और देश का किसी का कोई भला नहीं कर सकता। एक बात मैं जोड़ दूं, मनोज जी ने अभी कुछ लोकसभा की सीटों से कहा था 2024 के, मैं इनको याद दिलाऊं, आप भी चूंकि एक्सपर्ट भी हैं। एक समय में इंदिरा गांधी 80 में बड़े पैमाने पर आई और साउथ में तो 77 में भी उनको सफलता मिली थी। 3 महीने बाद चुनाव हुए जनवरी के आसपास और कर्नाटक में कांग्रेस हार गई। कर्नाटक में जहाँ से उनको लोग मैंने 77 में भी जहाँ जीत के आते थे, वहाँ स्टेट के उन लोगों ने वोट उनको नहीं दिया। इसलिए ये मत मानिए कि यदि लोकसभा में किसी ममता को डर के मारे दे दिया हो, वो उस गणित के हिसाब से कि भाई उनको 20 मिली तो अब 10 मिलेगी। मेरा कहना है कि वो कहेंगे ठीक है अब तो हमको समझ में आ गया है कि ये गड़बड़ है, लोकसभा के समय जो देना था हमने दे दिया, चलो ठीक है। हमें लगता था कहीं ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, कभी बन जाए, कई तरह के लोग उस समय चला ही जाता था, हर बार यही होता था। और कंपेन और ममता बनर्जी के कारण एटमॉस्फेयर ऐसा डर का होता है कि किसी अखबार में आपको नहीं मिलेगा कि ममता को कुछ नुकसान हो सकता है। उस समय तब भी ऐसा था, जो वहाँ के प्रोमिनेंट जो मीडिया हाउस। तो ऐसी दृष्टि से मुझे एक इसलिए ध्यान दिलाता लोगों को, लोग कहते थे लोकसभा में अभी ये हुआ था
और अभी तो 24 में हुआ, अभी पुराना तो है वो नहीं। जरूरी नहीं है। वो जरूर नहीं है। ठीक है। वो वोट आपका वहां बढ़ सकता है बीजेपी का। अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अभी आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश निकाला था कि 48 घंटा पहले पोलिंग से मोटरसाइकिल रैली और नहीं जाएगी और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी बाइक चलाने के ऊपर। तो उसको वो हाई कोर्ट में ले गए मामले को, हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने जो है उस पर रोक लगा दी, मॉडिफाई कर दिया उसको। इलेक्शन कमीशन फिर गया डबल बेंच के पास और उसने उसको रिस्टोर कर दिया कि नहीं, इनकी रिस्ट्रिक्शंस ठीक हैं। और हम लोग बात की थी कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मली किसी स्टेट में नहीं लगाई जाती कि बाइक पर आप ऐसे नहीं चलेंगे, नॉर्मल ऐसे नहीं चुनाव चलेंगे। हो रहा हो तब तो नॉर्मल की बट बात हाई करें कोर्ट आप। ने रिस्टोर किया उसको कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, इनको ऐसी आप हाई restriction होनी कोर्ट का चाहिए। जजमेंट देखिए, एक के बाद एक पिछले कुछ महीनों के, सुप्रीम कोर्ट का देखिए। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने कितना तांडव किया। जी कहीं से एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई टिप्पणी की, एडवर्स टिप्पणी की क्या कि आपने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था? तो जुडिशरी हो, आम लोग हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, सबको ये कम से कम ये लग रहा है कि ये बहुत हो गया। जो ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं उनके लिए भी खुलकर ये कहना कि नहीं ये सब सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो वोट किसको देंगे वो बात की बात, लेकिन उनके लिए ये बोलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे जो उन्होंने पुलिस को भी कहा ना कि ये सीआरपी वाले तो चले जाएंगे, जो बड़े अफसर बाहर से आए हैं ये भी चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है हमारे साथ। तो मैंने तो उसको ऐसे देखा कि क्या पुलिस भी आजाद महसूस कर रही है अपने आप को, या पुलिस भी असर्ट कर रही है कि भाई जैसा है वैसा ये हमको एक का करना घटना होती है, पूरा चुनाव बदल जाता है। 2007 में उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने किसी पुलिस वाले से, वो सीआईएसएफ का था शायद या सीआरपीएफ का था, उससे बदतमीजी की, उसने खींच के झापड़ मारा। अच्छा, पूरा चुनाव बदल गया। समाजवादी पार्टी का जो आतंक था पूरा खत्म हो गया, चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। तो यह हुआ कि भाई शिवपाल यादव को अगर पुलिस वाला थप्पड़ मार सकता है तो हम सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा की भावना एक बार जब आती है तो व्यक्ति वो करता है जो उसके मन का है। ऐसा लगा आपको बात नहीं, करके? वैसा अभी हम लोग कार्यक्रम के पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। इस बार हम लोगों ने गया तो कुछ सोसाइटी के आरडब्ल्यू के साथ बैठक की हमने। ना। कुछ लोग बैठे हुए थे, कहें कि स्थिति ये है कि बाहर में पुलिस फोर्स लगी हुई है और हम लोग को सुरक्षा महसूस भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर टीएमसी वाले हैं वो हम लोग को घर के अंदर धमकी दे रहे हैं। अच्छा जी, कहें कि ये एक अलग तरह का हुआ, पिछली बार ये चीजें नहीं थी। लेकिन प्रदीप भैया ने एक बात जो फर्स्ट फेज से बताया कि भाई किस तरीके से वहां बढ़ेगी। मैं एक बात बता दूं, सेकंड फेज वाले भी, सौरभ जी 2021 में टीएमसी के तरफ जिस मुस्लिम वोटरों को लेकर बात हो रही है, 75% पोल किया था उस समय भी, और उस समय भी मुस्लिम वोटर का हाई पोल था। जो बार बार हो रही है कि 93% हुआ है, तो इस बार मुसलमान काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट पोल जो था 2021 में था। मैं मान सकता हूं कि भाई 75 से आपको 77% मुस्लिम वोट इस बार मिल गया, आपको 2% बढ़ भी गया। लेकिन जो आप 4.5% का बता रहे हैं कि इस बार पोल बढ़ा है, तो 2.5% तो हिंदू वोटर बढ़ा है ना। जो हम लोग बार बार उस हर कार्यक्रम में बोले थे कि हिंदू वोटर का 10% और मुझे बीजेपी को चाहिए। बिल्कुल। तो यदि बीजेपी को वहां 10% हिंदू वोटर के तरफ से इजाफा हो रहा है, कहीं से ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू वोटर टीएमसी के पास क्यों जाएंगे। कोई मुद्दा होना चाहिए। बढ़ के हाँ। उनका हिंदू वोटर क्यों बढ़ेगा, क्यों इसका बढ़ेगा? कोई वैसे कोई लॉजिक नहीं समझ में दूसरी बात है कि इस बार जो सेकेंड फेज का है, मथुआ समाज जिसके बारे में हम लोग बड़ा, वो करीब 45-48 सीटों पे वो प्रभाव डालते हैं। ये मथुआ समाज सीएए को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के साथ है कि ये आज नहीं तो कल, कुछ लोगों को नहीं दिया गया, आक्रोश भी है कि भाई मेरा वोटर लिस्ट से भी नाम कट गया, मेरा अभी नहीं बना है। लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि जो ये हमारी यहाँ की नागरिकता दी जाएगी वो बीजेपी ही दे वो तो सकती है। पिछली बार भी साथी थे इनके। नहीं, लेकिन इस बार बढ़ चढ़ के, पिछली बार तो डर के कारण उनको भी नहीं लाया गया ना, वो तो डर था ना। इस बार वो खुल कर आ रहे हैं मथुआ समाज के। तो ये जहां जो बढ़ोतरी हो रही है, ये सब समाज जो है एक साथ मिलकर यदि पोल करता है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सेकेंड फेज में भी ऐसा कोई बीजेपी का, लेकिन हाँ
ये कहना कि बीजेपी इस फर्स्ट सेकेंड फेज में सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, माने टीएमसी से बड़ी रहेगी, थोड़ा सा मुझे शक है कि वो टीएमसी ही सबसे बड़ी रहेगी, उसके बाद ही बीजेपी रहेगी। जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, वो भी ये बात नहीं कह रहे कि सेकंड फेज में बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी हाँ, टीएमसी से। जैसे बंगाल के बहुत सारे पत्रकारों से जब आप बात कीजिए, कुछ यहाँ भी है लोटियन जोन में भी, वहां के अपने आप को बड़े पत्रकार बोलते हैं, उन लोगों ने तो आज ये कमेंट कहा कि भाई हिंदी बेल्ट के पत्रकारों से बात करने में हम लोग को बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि बंगाल में किस तरीके से इलेक्शन होता है और क्या करता है, उनको नॉलेज ही नहीं है। तो अभी इस तरह के कमेंट आप देखिएगा तो बड़ा समझ में आता है कि किस ऐसे तरीके भी से लोग हैं इसी दिल्ली शहर में, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 15 अगस्त को जब लाल किले से ममता बनर्जी बोलेंगी हिंदी में, तो कैसा दृश्य होगा? 15 अगस्त को लाल हाँ। किले पे ममता बनर्जी बोलेंगे। उनका मानना है कि ममता बनर्जी जीत रही हैं और जीतने के बाद दिल्ली आएंगी और नेशनल पॉलिटिक्स में नंबर 1 की पोजीशन होगी और अगली सरकार बनेगी उनकी। वो क्योंकि ममता जी ने कह दिया ना कि मेरा सपना है दिल्ली से बीजेपी को उखाड़ फेंकना, तो उनको उसमें उन्होंने अपना सपना भी जोड़ लिया। सर, मैं कुछ इस इलेक्शन के की फिगर्स हैं उनके नाम लेता हूं, आप मुझे बताइए चुनाव में उनका असर, प्रभाव, और 4 मई के बाद आप कैसे देखते हैं उनको। पहले मोदी जी बहुत बड़ा, मतलब डिसाइसिव इम्पैक्ट। और किस चीज पर? सबसे बड़ा, सबसे कोर वोट जो ममता बनर्जी का है, महिला, उस पर सबसे ज्यादा असर अगर किसी ने डाला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, उनका असर पहले भी था, उसी कारण बीजेपी को महिलाओं के वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार और ज्यादा बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गया है? ममता बनर्जी खुद महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगर महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं असुरक्षित हो जाएं, तो इससे बड़ा इंडिक्टमेंट उस सरकार का क्या हो सकता है? और ये बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, सबको मतलब पूरी दुनिया की खबर होती है, देश की तो छोड़ दीजिए, कि दूसरे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है क्या हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, कितनी सुरक्षित हैं, कितनी असुरक्षित है। ठीक। तो अगर ममता बनर्जी हमको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, भूल जाइए रोजगार की बात, विकास की बात, उन सब बातों को छोड़ दीजिए। किसी भी स्टेट में किसी भी समाज की, वो चाहे अपर मिडिल क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो या सबसे नीचे पायदान पर जो है, महिला की बात कर रहा हूं, उसके लिए प्रायोरिटी सुरक्षा है। ठीक है। रोटी उसके बाद में आती है। तो अगर वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, जब चीफ मिनिस्टर खुद कह रही है कि रात 8 बजे के बाद मत निकलो, तो मतलब वो घोषणा कर रही है कि उसके बाद हम सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं इस चुनाव के मतलब हाईएस्ट इम्पैक्ट वाले प्लेयर नरेंद्र मोदी हैं, और वो भी सीधे महिला, आधे वोट पर असर है सीधा। ठीक है सर, अमित शाह। देखिए, अमित शाह ने जिससे एग्रेसिवली लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है, वो मतलब एक तरह से 1 और 1 11 वो ट्रांसलेट हुआ है सर, ट्रैवल हुआ है वो? निश्चित रूप से उससे लोगों में जो एक अंदर से, और वही बातें जो मोदी बोलते हैं उसको जाके वो कंफर्म करते हैं। जैसे यूथ के लिए भी, देखिए यूथ लीडरशिप नवीन को लाए, वो ठीक है, अध्यक्ष तो नए हैं, लेकिन महिलाओं को और यूथ को भी जोड़ना, उनके रोजगार के लिए भी कि हम तुमके लिए कितना दिलाएंगे, अमित शाह ने पूरा फोकस उसको भी रखा, ये ध्यान में रखकर, चाहे वो अब मोदी जी के ही सप्लीमेंट करना जिसको कह रहे हैं, इसलिए मैं 1 और 11 कह रहा हूँ कि वो सप्लीमेंट उनको कर रहे हैं जो वो जाके गए, फिर वो जाके आज भी जो रैलिया किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह ने भी जो काम किया है वो मोदी के बाद, ये कोई ममता बनर्जी को देखिए, लोग ये तक ममता के वो कहते हैं हाँ ममता पसंद है, लेकिन टीएमसी के गुंडों से तो हम तबाह है ना। मैंने एक अजीब है, महिलाओं में ये स्थिति, अमित शाह के लिए भी जो समर्थन आ रहा है उसकी वजह ये है कि सुरक्षा तो ये दिला रहा है भाई वो तो जो है वो कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हुआ। आपको लगता है कि मैं हूं, मैंने कहा है ना, काफी हद तक, बहुत हद तक ये सारे इंतजाम जो बंदोबस्त हो रहे हैं, कई लोगों की नजर में उसका जो चेहरा है वो अमित शाह है। नहीं, और दूसरा वर्कर्स को देखिए, उसके पीछे क्या है, जो आपके ले जाने वाला है, मनोज जी आइए, प्रदीप जी आइए, मेहता जी, शर्मा जी, ये उसके लिए उनको मन में भी जो साहस आता है ना, उससे वोट डालता है। मैं पहले से कहता हूँ, वोट डलाना फोकस वोटिंग नहीं, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी कोई कहे कि हाँ आप चलिए वोट डालना है। अमित शाह ने वो काम भी, वो साहस और मनोबल देने का काम अमित शाह दोनों काम किया है, एक डायरेक्ट लोगों के साथ रैलीज में, ठीक है, और उनके उसमें भी कितनी भीड़ है। मोदी जी वाली भीड़ आप देखिए, अमित शाह की मीटिंग में भी वैसी भीड़ बराबर दिखाई दी है, कहीं ये नहीं लगा कि इनकी भीड़ कम है। ममता बनर्जी का जो एक अपना है वो तो एक रूटीन जैसा उनका रहता है, और वो जिस ढंग से बोलती है आप जानते हैं,
अलग अलग तरह का उनका वो रहता है, लेकिन उनसे अधिक प्रभावशाली मीटिंग्स जो है अमित शाह की दिखता है ना। सर इतना तो बड़ा क्लियर दिखाई दिया हर इलेक्शन में, जहां बीजेपी प्रिंसिपल प्लेयर होती है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े कैंपेनर होते हैं, उसके बाद अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ, फिर सब लोग होते हैं। यहाँ एक बड़ा क्लियरली इस इलेक्शन को अगर एक बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो मोदी की फोटो है, और अगर उसको आप बंगाल में जाकर के थोड़ा और छोटी पिक्चर बनाएंगे तो उसमें अमित शाह है कि भाई चुनाव अमित शाह देख रहे हैं। ये बड़ा क्लियर है सबके लिए। तो वो मैसेजिंग शायद की गई है कि ये जानबूझ के की गई। हाँ, मतलब लोग एश्योर कैसे होंगे, निडर कैसे होंगे, निर्भय कैसे होंगे, तो उसके लिए जब ये एश्योरेंस देते हैं, जो हालांकि इस चुनाव में नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, कई चुनाव में बोला मोदी की गारंटी, तो वो बात लोगों के दिमाग में है कि मोदी ने अगर किसी चीज की गारंटी दी है तो उस दिशा में काम होगा, ईमानदारी से काम होगा। अब कितना उसका रिजल्ट निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन एफर्ट नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। तीसरा, ममता बनर्जी पूरे इलेक्शन में आपको कैसी दिखाई दी? मुझे लग रहा है कि इस पर हताशा है उनके साथ। बीजेपी के उन सारी चीज़ों का नकल कर रही हैं जो बीजेपी कर लेता है। जैसे आज कल सब्जी खरीद रही थी, अब झाल मुड़ी प्रधानमंत्री ने क्या खाया, वो चली गई सब्जी वाली दुकान पे। तो वो बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ना कि बीजेपी के अगेंस्ट में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर पा रही है। तो ये जब चीजें दिखती है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि ममता बनर्जी की उन सारी चीजों का नकल बीजेपी करती थी, इस बार एकदम बदला हुआ है। ममता बनर्जी और चाहे उनकी पार्टी के लोग हैं जो, वो रिवर्स कर रहे हैं कि माने बीजेपी क्या करिए और उसका हमको रिप्लाई क्या देना। चिढ़ जा रही हैं वो, जैसे एक सभा छोड़ के चली गई कि बीजेपी वालों शोर कर रहे हैं, बीजेपी वाले वो सब सारा रिएक्शन दिखा रही हैं लोगों को ये बताने के लिए कि भाई मेरे साथ इस तरह का हो रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ, और तुम जवाब दो। तो ये चीजें वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिस्पांस पब्लिक के बीच से बेहतर नहीं आ रहा। अच्छा, उनको सारी उम्मीद बनी हुई है कि इस बार जो ये सेकंड पेज है, यहाँ पे हम कम से कम 100+ रहे। ओके, वो अपनी इन सीट माने सेकंड फेज के सीटों में 123 थी ना, वो 123 हाँ 123 थी, वो 100 तक उस मान के चले कि हमको 100 माने 100 के आंकड़े के पास हम रुक जाएं तो हमारा जो पिछला फर्स्ट फेज का आएगा 50 तो हम ले जाएंगे। हाँ, तो इसमें हम लेकर सरकार बनाएंगे। लेकिन इस उम्मीद पर कितना खरे उतरेंगी, इस पे थोड़ा सा उनको भी संशय है। यही कारण है कि पिछली बार का आप उनकी चुनाव सभाओं को देख ले, कितना ज्यादा की थी। हो सकता है इस बार एज ना हो, पैर भी ना टूट पाया, इसलिए ज्यादा नहीं कर पाई वो सभाएं, क्योंकि स्वस्थता में ज्यादा आदमी आरामदेह हो जाता है ना। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद तो एक चीज तो है कि अमित शाह जी ने सिर्फ वही नहीं, पब्लिक में मैसेज ही नहीं दिया, चाहे प्रधानमंत्री के मैसेज को आगे 1 से 11 किया, जो वहां पे बूथ मैनेजमेंट कहिए और जो संगठनात्मक जो कमियां थी बीजेपी की, उसको उन्होंने वहां बैठकर दूर करने का भी कोशिश किया। सारे लोगों से मिले, ये नहीं था कि कोई आकर मैसेज पास कर रहा है। यदि कोई मैसेज है उनके पास तो डायरेक्ट उनके साथ अपने को जोड़ा, उनसे पूछा कि बताओ तुमको क्या जरूरत है, तुम कैसे कर सकते हो, यहां पे क्या हो सकता। तो जो कमियां पिछली बार संगठन में थी, जो बूथ पे भी नजर आई थी, इस बार मुझे लगता है कि बहुत हद तक उसको दूर किया गया है। राहुल गांधी सर, राहुल गांधी पूरी बीजेपी, जो बीजेपी की लैंग्वेज है ममता बनर्जी के खिलाफ, वो राहुल गांधी की लैंग्वेज है, 1 इंच कम नहीं है। बदले का समय, अच्छा, ये बदला है 2022 का, जुलाई 2022। अच्छा, जब ये इंडिया ब्लॉक बना था, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लीडर नहीं बनने दिया। इसका बदले में उस समय ममता बनर्जी को नहीं बनने दिया उन्होंने, नीतीश कुमार को नहीं बनने दिया, बल्कि ममता बनर्जी तो एक स्टेप आगे गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दीजिए। साफ संदेश था कि राहुल गांधी की लीडरशिप हमको मंजूर नहीं है। अब राहुल गांधी, आप देखिए आखिरी समय में क्यों आए हैं। अगर ये बात थी, उनको लगता है कि बीजेपी के लिए दरवाजा खोल रही ममता बनर्जी, तो पहले दिन से उनको यह कैंपेन करना चाहिए था। जब वो निश्चिंत हो गए इस बात से कि ममता बनर्जी की सरकार नहीं आ रही है, ओके, तब उन्होंने ममता पर हमला शुरू किया। अब ये कमजोर है, अब बदला लो। हाँ, कमजोर है, अब मारो। तो वो काम वो कर रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। वो एक तरह से बीजेपी का फायदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पढ़ लिया है कि ममता जा रही है। निश्चित उनके जो बयान है उससे बड़ा स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई दुविधा की गुंजाइश कल तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी कभी नहीं आनी चाहिए बंगाल में, लेकिन ममता जी ने दरवाजा खोल दिया। नहीं आनी चाहिए लेकिन आ रही है, ये नहीं कहा। अगला वाक्य ये है जो साइलेंट हो गया, वो ये है कि आ रही है और वो ममता बनर्जी की वजह से आ रही है।
अरे भाई आपका तो अस्तित्व ही नहीं है, तो रास्ता तो आपने खोला ना बीजेपी के लिए। ठीक है सर। अभिषेक बैनर्जी क्योंकि वो ज्यादा उनका प्रचार बंगाली में है और ममता जी के सामने थोड़ा मतलब वो शैड हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हमारे जैसे मतलब हिंदी मीडिया में उतनी कवरेज उनको नहीं मिलती है, लेकिन बंगाल का तो सेंट्रल बहुत एक की फिगर है। देखिए, उत्तराधिकारी के रूप में ममता बनर्जी ने कभी उतारा, कभी बनाया, कभी कुछ किया, तो वो पूरी पार्टी में उतने एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे ना। देखिए प्रॉब्लम ये जो बीजेपी कैंपेन चला रही है कि भाईपो कभी नहीं बनेगा, भतीजा ममता जी मतलब आपके जीवन में भतीजा आपका कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये क्यों कर बिल्कुल रही है? यही इसीलिए, चूंकि जिस तरह का ये लोग बार बार ये उम्मीद करते हैं ना, भाई चलिए यही बन जाएंगे, वो दिल्ली में बैठ जाएंगी और ये यहाँ जाएंगे, ये भ्रम भी लोगों को दूर कर दिया गया। जैसे मायावती जी के लिए था ना अपने परिवार के सदस्य के लिए, ऐसे ही ममता के लिए है। तो लोगों को किसी भी रूप में अभिषेक बनर्जी वैसा कोई चमत्कार, वो ठीक है चूंकि उनके है सारा संपत्ति, सारा परिवार, जो खर्च करना है दूसरा करना है वो सब वो करते रहे हैं, उन पर इतने गंभीर आरोप भी आए हैं। तो मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी नहीं है, बल्कि मैं राहुल गांधी में ये जोड़ूंगा। राहुल गांधी कल ये भी कहा कि आतंक का शब्द इस्तेमाल किया। ममता के गुंडे, उनके एक वर्कर मारा गया, गुंडे का आतंक है, ममता के गुंडे जिम्मेदार से हैं। उनका, इसलिए उन्होंने इससे भी अधिक तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो गुंडे तो अभिषेक बनर्जी तो इस सब संगठन को चला रहे हैं, ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर रहेंगी, लेकिन जिस ढंग से गुंडे वाले जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका कांग्रेस ही जो थोड़ा बहुत अधीर रंजन चौधरी, वैसे भी अधीर रंजन चौधरी तो वही दुश्मन है ममता के, लेकिन वो भी एक पॉकेट में है ना बस। हाँ बस वो एक अपने इलाके में है। तो कांग्रेस को मिले न मिले, लेकिन इनका कैसे नाश हो सकता मुझे है। आज ही आपने जो बात की, एक और आदमी ने कि मतलब मसल इन द पार्टी, वो अभिषेक है। और बीजेपी ये क्यों चला रही है? बीजेपी ये जो चल रहा है कि ममता अभिषेक को बना देंगी, मुख्यमंत्री बना देंगी, टीएमसी के अंदर जो फॉल्ट लाइन है नए और पुराने नेताओं की, उसको उगाड़ देंगे। कि ये ममता दरअसल अभिषेक को बनाना चाहती है। सर समय चला जाएगा। योगी आदित्यनाथ को कैसा, कितना यूज किया गया इस इलेक्शन में? मुझे लगता है कि जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं पिछले 2, 3, 4, 5 साल में, उनमें सबसे ज्यादा उनका उपयोग पश्चिम बंगाल में हुआ। अच्छा, बहुत रैलियां हुई हैं, मतलब प्रधानमंत्री और अमित शाह को छोड़ दें, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रैलियां उनकी हुई हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पांस और भीड़ उनकी रैलियों में आई। तो बीजेपी को अंदाज़ा था कि किस नेता को का कितना इस्तेमाल करना है कि उसका फ़ायदा मिले मैक्सिमम। तो वो जो है मोदी जी, योगी जी का जो इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में हुआ है, वो देखिए, पश्चिम बंगाल हिंदुत्व की सबसे उर्वरा भूमि है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुत्व वही जड़ नहीं जमा पाया जहां से शुरू हुआ। आप रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कीजिए, आप बंकिम की बात कीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस की बात कीजिए, राष्ट्रवाद का नारा या राष्ट्रवाद की सबसे उर्वर भूमि थी तो बंगाल थी। ठीक है, इस बार फसल होगी आप? इस बार फसल। सर अब ये प्रोग्राम खत्म होगा, ये जो सज्जन कैमरा चला रहे हैं, मेरा ये कैमरा बंद करते ही पूछेंगे मेरे से, बताइए क्या निष्कर्ष निकला प्रोग्राम का? नहीं, प्रोग्राम का निष्कर्ष यही निकला कि बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में और सरकार बनाने की भी स्थिति में है। इस बात को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन संख्या नहीं बताया जा सकता क्योंकि जरूरत नहीं है। 148 आ रही है, काफी है। उतनी संख्या आते हुए सरकार उसी पर परिवर्तन 148 पर होगा। आप कह रहे हैं उसके बाद जो भी नंबर आप कह रहे हैं निश्चित हो रहा है? निश्चित 2 बार निश्चित कह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।